हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं 2023 का बिजनेस मैथ्स का बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के थोड़े और पार्ट रहते हैं अभी। ठीक है, तो मैं वहीं से ही वीडियो नंबर 1 जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी हैव डन 1A। ठीक है, 1A के हमने दोनों पार्ट कर लिए थे। 1A कर लिया था, 1A का और कर लिया था। अब मैं 1 का B करा रहा हूं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 B पार्ट। अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इन अ स्मॉल विलेज। क्वेश्चन को बेटा आपको ढंग से पढ़ना है। एकदम ढंग से। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट क्वेश्चन रीड करो। और अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख सकते हो कि जब हम आंसर करेंगे तो इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, या पॉज करके आपने क्वेश्चन लिखना हो तो आप क्वेश्चन लिख भी लो, या आपके पास 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। ये चीज जो मेरे पास कैम स्कैन, चलो ये चीज मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ इसका लिंक। ठीक है, पेपर का जो मेरी पीडीएफ है। A hydroelectricity power plant is a small village, generates electricity and water for irrigation, which also serve as intermediate inputs in each other's production. To generate a unit of electricity, to generate a unit of electricity, इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में कराया था, है ना। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने लियोनटिफ वाला टॉपिक था एक। ठीक है, उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेना, उसमें सब कुछ कवर्ड है। लियोनटिफ पक्का आएगा 100%। ठीक है। तो अ यूनिट, ठीक है, क्योंकि हम जो आपको याद है लियोनटिफ में हम ए बनाते थे, ए मतलब एक वाले का बनाते थे ना, तो हमें ए बनाना पड़ता था। लेकिन जिस क्वेश्चन में एक का ही डेटा गिवन है, अ यूनिट मतलब 1 का ही डेटा गिवन है, तो उसमें ए ही डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की इतनी जरूरत है, 0.20 यूनिट्स ऑफ वाटर आर नीडेड सिमिलरली टू प्रोड्यूस अ यूनिट। देखो इधर भी है, तो एक का डेटा दिया हुआ है। 0.50 and 0.25 units of electricity are required. 0.25 and 0.15 units of labor, ये जो इनपुट है लेबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड अ यूनिट ऑफ वाटर। और ऐसे ही इसमें दो इनपुट आ गए, कैपिटल भी आ गया। ठीक है, 0.15 और 0.10 are required to produce each unit of electricity and water respectively. The wage rate, पहले जो मैंने आपको लियोनटिफ के क्वेश्चन कराए थे उसमें लेबर ही था, तो वेज रेट की ही रिक्वायरमेंट होती थी लेबर से रिलेटेड। और कैपिटल से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरेस्ट रेट की है। तो मुझे दिया हुआ है कि भैया वेज रेट कितना है, ₹500 पर मैन डे, और जो कैपिटल का इंटरेस्ट रेट है वो दिया हुआ है 10%। बात समझ आ रही है। द विलेज नीड्स 1800 किलोवाट, मतलब जो बाहर के लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, जो हम फाइनल डिमांड जिसको कहते थे, वो 1800 है इलेक्ट्रिसिटी की और 4400 है वाटर की। यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द बैलेंसिंग इक्वेशन एंड टेस्ट द हॉकिंस-सिमन कंडीशन। ठीक है, और बहुत सारी चीजें और हैं। कंस्ट्रक्ट द इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन टेबल, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइसेस, कंप्यूट द टोटल वैल्यू एडेड, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास है और ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है,
तो मुझे यकीन है कि आपने ये पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम दोबारा से, चलो मैं एक छोटी स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है एक स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर पे, ठीक है। ये इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो भाई पहले मुझे ए बनाना है, ठीक है। ये मैंने डेटा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की टर्म्स में लिया है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है और ये वाटर है। ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये वाटर है ना। तो ये ए बन गया। इलेक्ट्रिसिटी खुद की इलेक्ट्रिसिटी 0.40 यूज कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी वाटर को 0.25 दे रही है, ठीक है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी को 0.20 और वाटर वाटर को 0.50। ये उन बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने मेरी लियोनटिफ वाली वीडियो देख रखी है। लियोनटिफ में पूरा लियोनटिफ करा रखा है, ठीक है। तो उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। तो ये हमें ए ही दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। 0.40 एंड 0.25, ठीक है। ऐसे ऐसे ए दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, लेट द ग्रॉस आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बी एक्स यूनिट और ग्रॉस आउटपुट बी वाई यूनिट। जो फाइनल डिमांड है मुझे ये दी हुई है क्वेश्चन में। तो हमारा इक्वेशन ही होती थी ना, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स होता था, ठीक है। तो जो नई डिमांड है वो एक्स है, तो वो कैसे आएगी, ए एक्स प्लस डी करके आएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये देखो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करो, ए क्या हो गया, ये दिया हुआ है ना, ये ए दिया हुआ है ना, ए वाला। इसको एक्स एक्स मतलब एक्स कॉमा वाई से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस डी करोगे 1800 और 4400 इज इक्वल टू एक्स है। एक्स मतलब एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स मतलब एक्स कॉमा वाई, एक्स अपॉन वाई, एक्स और वाई, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे और ये आपस में ऐड करोगे, तो ऊपर वाले को इक्वेट करोगे ऊपर से, तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दिस वुड बी योर इक्वेशन। समझ आ रही है। और एज ए सेकंड इक्वेशन ये बनेगी। तो ये कह रहा था इक्वेशन बना के दिखाओ। द क्वेश्चन वाज सेइंग मेक द इक्वेशंस। सर कैसे सॉल्व करेंगे, अरे भाई ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/1 का है, तो ये और ये कट जाएगा, तो 2/1 का बचेगा ना। तो ये ऊपर क्या आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। और आगे प्लस 1800 है, तो ये चीज ये बन रही थी, प्लस 1800 इज इक्वल टू, आगे ऊपर वाले को इक्वेट ऊपर वाले से कर देंगे, नीचे वाले को इक्वेट नीचे वाले से कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू ऐसे आ रहा है एक्स अप वाई। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, जब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो आ रही है वो एक्स है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो वाई है, तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं टेस्ट दी हॉकिंस सीमन कंडीशन। हमने बहुत बार करा हुआ, आई माइनस ए करते हैं, ए तो पता ही है, तो आई माइनस ए ये दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बोला दोनों कंडीशन, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे पॉजिटिव आ रहा है। और ऑल एलिमेंट्स जो डायगोनल्स के, ये जो डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव होने चाहिए थे, ठीक है। एंड द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ ए शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या थी कि ये दोनों लेस देन 1 होने चाहिए, और लेस देन 1 ही होता है, ठीक है। हॉकिंस सीमन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड द सिस्टम इज वायबल, ठीक है। तो ये बेटा हॉकिंस सीमन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होके सिस्टम इज वायबल। सर इसमें आपने जो दो कंडीशन बताई थी, वो पहली कंडीशन तो समझ आ गई, ठीक है।
कि i माइनस ए का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा जो i माइनस ए के डायगोनल वाले एलिमेंट है, आपने बोला था ये भी पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और इसमें तो लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो वो एक ही बात है, ठीक है। मतलब आप पॉजिटिव वाले लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसमें लेस देन 1 लिखा हुआ, आप इसको इसको हटा के आप लिख सकते हो जो मैंने अपनी वीडियो में कंडीशन बताई थी, दैट द डायगोनल एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव, तो आप उसको लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हॉकिंसन कंडीशन हो गया, कंस्ट्रक्टिंग इनपुट आउटपुट कंस्ट्रक्शन टेबल। अब भाई मुझे x निकालना है, तो मैं नॉर्मली अपना जो भी मेरा तरीका था मैट्रिक्स निकालने का, तो हमारा यही था ना, यही करा था, ax प्लस डी इज इक्वल टू x, फिर हम सॉल्व करते थे तो x की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला ही बनता था ना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमें हमें दिया हुआ है a, इसका इनवर्स निकालना आपको आता है, इंटू डी हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू ये आ गई, तो इसका ये x का मतलब क्या था, एक्स वाई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 8000 और y की वैल्यू क्या हो गई 12000, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रॉस आउटपुट ऑफ टू सेक्टर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का जो ग्रॉस आउटपुट है वो इतना है, ठीक है। समझ आ गई। उसके बाद अब हमें प्राइमरी इनपुट दिए हैं, तो प्राइमरी इनपुट याद करो, मैं पहले हमें क्वेश्चन में एल और वो दिया होता था, केवल एल, अब इसमें एल और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो लेबर की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी में और वाटर में इतनी है, कैपिटल की इतनी है, ठीक है। ये हमने ऐसे डेटा को लिख दिया, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ टू प्राइमरी इनपुट्स, इसको ये जो आपकी ये टेबल बनेगी बेटा, ये थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा, ये जो टेबल है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंसेप्ट में अभी नहीं जा सकता, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ये जो हमारा प्राइमरी इनपुट होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपका एक्स वाई का आंसर था, ठीक है। इसका मतलब प्राइमरी इनपुट इंटू एक्स, प्राइमरी इनपुट इंटू ये एक्स था, ये दोनों इंटू इंटू सेम से लग रहे हैं ना, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये समझ आ गया। दिस इंटू ये प्राइमरी इनपुट इंटू एक्स, ये एक्स है ना, एक्स को हमें वाई आया था, तो प्राइमरी इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो टोटल रिक्वायरमेंट, प्राइमरी इनपुट की रिक्वायरमेंट कैसे है सर, ये सही है हमारा 2/2 और ये 2/1 कट के ये आ जाएगा। इसका मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट इतनी है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा जरूर 100%। तो जब भी आपकी लेबर और कैपिटल, अगर केवल लेबर का होता तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता, ठीक है। डन है, और बस उसके फॉर्मेट को जरूर चेक करते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इनपुट आउटपुट टेबल बताओ। भाई इनपुट आउटपुट टेबल क्या है, ये वो वाली टेबल है जो हम लिखते थे, याद करो, मैं लिखता था इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2, ये इनपुट रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 इतना बना रहे हैं ना, और फिर ये फाइनल डिमांड है, और फिर ये ग्रॉस आउटपुट है, ऐसे हम लिखते थे, है ना। इंडस्ट्री 1 खुद को कितना दे रहा है, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 को कितना दे रहा है ना, या इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 1 से कितना ले रहा है, और इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री 1 से कितना ले रहा है, ये वही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कितना दे रही है सर, 8000 का 0.40, 0.40 तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, वो 1 यूनिट का था। अब 1 यूनिट का दिया हुआ था, अब 8000 यूनिट मेरा आंसर आ गया था ना, मेरा आंसर आ गया था बेटा 8000 यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, एक्स 8000 आया था, ठीक है। और वाई 12000 आया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरा आंसर आया था ना 8000 12000, तो यहाँ पे 0.40 इंटू 8000, ये एक का दिया था 8000 का, ये निकल जाएगा 0.25। इलेक्ट्रिसिटी वाटर को इतना दे रही है, ठीक है, तो इंटू 12000, ठीक है,
वाटर को वाटर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट ले रही है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से ले रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर से इतना इनपुट ले रही है, राइट। जब इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का ही आउटपुट देखते हैं। याद करो हम ए ऐसे ही निकालते थे ना, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ वन, तो मैं यही करता था ना, दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस, राइट, ऐसे ही करता था ना, इस दिस डिवाइड बाय दिस करता था, दिस डिवाइड बाय दिस करता था, यही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रख लेना इलेक्ट्रिसिटी ही आएगा, और यहाँ वाटर है तो वाटर वाला, जो वाटर वाला 12,000 आंसर था इसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। फाइनल डिमांड मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 8,000 आ गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 12,000 आ गया, ठीक है। लेबर का 0.20 इंटू 8,000 इलेक्ट्रिसिटी है, तो देखो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी ही चलेगा, इस बात को आप माइंड में बिठा लेना, इलेक्ट्रिसिटी है तो। अब ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का ही चलेगा, और ये वाटर है तो इधर वाटर का चलेगा, ठीक है। इसको नहीं देखना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर लेबर और कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेम मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट है तो इलेक्ट्रिसिटी के उससे मल्टीप्लाई होगा, वाटर का इनपुट है वाटर से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 2,000 प्लस 18,000, तो ये टोटल ये आ गया, क्योंकि यहाँ तो फाइनल डिमांड इसकी कुछ है नहीं, ठीक है, ये केवल हम ही डिमांड कर रहे हैं, इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। तो 1200 प्लस 1200 ये हो गया 2400, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम प्राइसेस। क्या आता है बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइसेस। अब मुझे इक्विलिब्रियम प्राइसेस निकालने का हमने आपको फॉर्मूला भी बताया होगा, P1 P2 I माइनस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। फिर इधर इधर मैं एक चीज करता था, मैं बस ये लिखता था, है ना, क्योंकि पहले एक ही लेबर होता था, उसी का वेज रेट दिया होता था, जो मैंने वीडियो में बता रखा है, ठीक है। सर यहाँ पे कैपिटल भी आ गया, तो कैपिटल को भी ऐड कर दो, कैपिटल और उसका जो कॉस्ट होती है वो इंटरेस्ट होती है, तो K1, ये 1 है, K1 इंटू वाई और K2 इंटू वाई, ठीक है। तो वेयर W इज 500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 10% दिया हुआ है, दैट इज 0.10। कुछ नहीं करना, इस टेबल में वैल्यू इसका ए इनवर्स, तो ये आराम से आप निकाल लोगे अलग से सॉल्व करके। इसको ये लिख दिया, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। ये इसको सॉल्व करना है बस, जस्ट सॉल्व इट आउट, ठीक है, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, और फॉर एग्जांपल मैं मतलब आपको नहीं मिली, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, राइट। नाइन 9871518388, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, सर प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख के भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। चलो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है पहले, बस मैं क्या करता था, एक ही लेबर वाला इनपुट दिया होता था, एक इनपुट दिया होता था, तो मैं केवल इसी चीज से मल्टीप्लाई करता, ये नहीं होता था। बट अब ये भी है क्योंकि कैपिटल भी है, बस इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो उधर इक्विलिब्रियम प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी का इतना है फॉर अ यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस, मतलब एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इतना है और वाटर का इतना है, ठीक है। फिर बात करते हैं टोटल वैल्यू एडेड की, बात करते हैं टोटल वैल्यू एडेड की। भाई उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लियोन्टिफ वाली वीडियो में बता रखा है, वो यही फॉर्मूला होता था, एक्स वाई और L1W, ये ऐसे होता था। बट अब क्या है, ठीक है, अब इसके साथ ये भी आ गया क्योंकि कैपिटल भी है, तो ठीक है, इसका आंसर हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। ये हमने पिछली जो हमने ऊपर करा था, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये देखो दिस वन, इसकी वैल्यू ये आ रखी है, राइट, इसकी वैल्यू ये आ रखी है, ये इसी की वैल्यू है, ठीक है। अब उसी को मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया टोटल वैल्यू एडेड, दिस इज द टोटल वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या किया, इट वाज, ये बी पार्ट था, जो मैंने बी पार्ट अब सॉल्व किया, वन का बी पार्ट था, ठीक है। अब बी का जो और है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या, बी का और स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, राइट। अब पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं, बी का और, ठीक है।
दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 का बी का और, राइट। A manufacturing unit has three departments. A manufacturing unit has three departments. क्वेश्चन 1 बी का और, ठीक है। पूरे पेपर में ऐसी चॉइसेस हैं, ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 का ए का और, फिर बी लिखा हुआ बी का और, फिर क्वेश्चन 2 का ए का और, बी का और, ठीक है। तो आपको ए में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ए पार्ट के दो ऑप्शन है, उसमें कोई एक करना है, ठीक है। एक A manufacturing unit has three departments which produce output for interdepartmental consumption. ये वही वाली बात है, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ये तीन इंडस्ट्री ये हो गई, तीन इंडस्ट्री ये हो गई, और फाइनल डिमांड ये हो गई, ठीक है। लेबर रिक्वायर्ड 60, 0 और 130, ठीक है। वेज रेट ये दिया हुआ है, तो इसमें केवल लेबर की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात नहीं कर रहे। अब ये कह रहा है इफ द डोमेस्टिक डिमांड चेंजेस बाय 50, 0 और 20 टन्स, ठीक है, व्हाट शुड बी द चेंज इन ग्रॉस आउटपुट। अगर डिमांड चेंज हो जाती है 50 से, 0 से और 20 से, तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज दिया हुआ है, राइट। चलो इसको हम करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कंप्यूट इक्विलिब्रियम प्राइसेस फॉर थ्री डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो मैं इसका आंसर पे चलता हूं, ठीक है। इसके आंसर पे चलते हैं, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। द इंटर डिपार्टमेंटल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स आर दिस, ठीक है। दिस ये दिया हुआ इसका टोटल ये हो गया, ठीक है। ये तो हमारी टेबल हो गई। इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने आपको बोला था ये इनपुट है एक्स का और ये एक्स का आउटपुट है, ठीक है। ये एक्स का इनपुट है और ये एक्स का आउटपुट है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था इनपुट शुड बी डिवाइडेड बाय आउटपुट, यही बोला था। तो ऐसे ही करते हैं, 100/200, देखो यही है ना, फिर 0/200, फिर 40/200, ठीक है। ऐसी y का जो इनपुट है वो y के आउटपुट से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 50/100, 20/100, 70/100। z वाला z से डिवाइड होगा, 0/दिस, दिस अपॉन दिस। तो ये मेरा इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, जिसको हम a बोलते हैं। अब लेओन्टिफ मैट्रिक्स क्या होता है, i माइनस ए, ठीक है। लेओन्टिफ मैट्रिक्स क्या होता है, i माइनस ए, ठीक है। क्या हुआ, हाँ उधर चलो मैं, ठीक है। उसके बाद लेओन्टिफ मैट्रिक्स हम निकालेंगे, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। हमें उसको वेरीफाई करना है, तो हम इसको, ये पॉजिटिव आया, वेरीफाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए थे, है ना, ये भी पॉजिटिव है, वो भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब i माइनस ए का इनवर्स हम निकालेंगे, ठीक है। क्यों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, पेज नंबर 3, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, find the compute equilibrium prices for the three department based on this rule. अब भाई i माइनस ए का इनवर्स निकाल के इन्होंने रख लिया। अब इक्विलिब्रियम प्राइसेस निकाल रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइसेस का फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि यहाँ P1 P2 P3 है, तीन चीजें हैं, तो i माइनस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज और L1W L2W, वो 2/1 में, जब दो इंडस्ट्री थी, तीन इंडस्ट्री है, तो ये हो गया, ठीक है। आपको पता है वेज रेट पता है आपको, ठीक है। आप इससे ये वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। सर L1 क्या होगा, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि व्हाट इज L1। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये लेबर रिक्वायरमेंट है 60, 0 और 130, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था, ठीक है बेटा, हमारा जो आंसर था दैट वाज
कि जब मैं इस क्वेश्चन पे था तो बेसिकली L1 और L2 में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो L1 है वो मेरा 60 नहीं है, दैट इज 60/200 है, क्योंकि हमें पर यूनिट ऑफ लेबर निकालना है। ठीक है, याद करो जो पहली जो इंडस्ट्री थी या पहला जो डिपार्टमेंट था उसका टोटल कितना आ रहा था 200। तो हमें जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो टोटल है, तो 60/200 करेंगे, दूसरा जीरो था 0/100 करेंगे, तीसरा जो लेबर था वो जो भी था दैट विल बी अपॉन 250। ठीक है, तो वो भी मैं एक बार बता दूं, दैट इज 130/250। ठीक है, तो ये बेसिकली L1 L2 L3 ये पर यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम इसको डिपार्टमेंट 1 वाले टोटल से डिवाइड करेंगे, इसको डिपार्टमेंट 2 वाले टोटल से डिवाइड करेंगे, इसको डिपार्टमेंट 3 वाले टोटल से डिवाइड करेंगे, और W तो हमें दिया होता है, ये वैल्यूज हमें दी हुई है, तो हम इसको आगे वैल्यूज पुट करेंगे और इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में डाल के, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस मेरे आ गए दिस एंड दिस। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वैल्यू एडेड। तो सर वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मैंने आपको लेवंटिफ में बता रखा है, एक्स वाई या x1 x2 था, इसमें 3 है एक्स वाई जेड, और ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, और इसके हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी द टोटल वैल्यू एडेड, राइट। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो चेंज है, ठीक है, दोबारा से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द इनपुट आउटपुट टेबल, नहीं ये वाला था ना, कह रहा है इफ द डोमेस्टिक डिमांड चेंजेस बाय 50, 0 एंड 20, अगर डोमेस्टिक डिमांड हमारी चेंज हो जाती है 50 से, 0 से और 20 से, तो व्हाट शुड बी द चेंज इन ग्रॉस आउटपुट। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस आउटपुट में कितना चेंज होगा। ठीक है, अभी बेटा हमारे आंसर में टेबल ये वाली चल रही थी, दिस वाज आवर टेबल। ठीक है, ये एक बार टेबल आप देख लो। अब आंसर पे आते हैं। तो मेरा जो चेंज है वो इतना हो जाता है 50, 0 और 20। ठीक है, तो एक तरीका आपके पास ये है कि अगर आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो देखो एक्स का फॉर्मूला था ना, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्स। सर एक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी, ये हमने किया था। अगर मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो इधर डेल्टा एक्स पुट कर दो और इधर डेल्टा डी के बदले डेल्टा डी पुट कर दो, जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा डी। तो डेल्टा डी मतलब चेंज इन डी वो ये है, आई माइनस ए का इनवर्स तो हमारा सेम रहेगा, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो डेल्टा एक्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दस द चेंज इन ग्रॉस आउटपुट इन टर्म्स दिस इज दिस। ठीक है, तो मेरा ग्रॉस आउटपुट में चेंज इतना आएगा। ठीक है, या एक तरीका और आप कर सकते थे, एक तरीका और कर सकते थे कि भाई इसमें जैसे हम क्वेश्चन में चेंज कर दें। ठीक है, जैसे ये 50 के बदले 100 कर दिया, क्योंकि ये चेंज कर रहा है 50 से, तो 100 हो गया, ये 0 से चेंज कर रहा है, तो ये 40 का 40 रहेगा, और ये 50, 0 और कितना था, चलो जो भी था, उसमें 20 था शायद, तो इसमें 20 ऐड कर दो, तो ये चेंज हो गया। तो ये हमारा कितना चेंज होगा, ये बेसिक हमारा लेओन्टिफ का क्वेश्चन हो गया। बट उससे ज्यादा इजी है कि जब हमने आई माइनस ए की इनवर्स की कैलकुलेशन करी हुई है, तो व्हाई शुड वी डू ऑल द क्वेश्चन, ऑल द द होल क्वेश्चन, तो हम इस पे आगे ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। कह रहा है टोटल लेबर रिक्वायर्ड L1 L2 L3 है इनटू XYZ, ये मल्टीप्लाई करके ऐसे टोटल लेबर रिक्वायर्ड आ जाएगा। However, the total labor available is 180 labor days and hence the new gross output is not feasible। क्योंकि अब आप इसमें लिखोगे मेरे को टोटल लेबर डेज ही 180 अवेलेबल है। ठीक है, अगर टोटल लेबर डेज देखोगे ना क्वेश्चन में, उन तीनों का सम करोगे तो 180 आ रहा है, और मुझे ये कह रहा है कि टोटल लेबर रिक्वायर्ड इज 266। तो ये जो नया ग्रॉस आउटपुट हमारा आ रहा है वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतनी लेबर
अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। चेंज इन टोटल वैल्यू एडेड, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमांड इनटू इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो जो चेंज इन डिमांड, अगर मैं वैल्यू एडेड का फॉर्मूला करूं तो वैल्यू एडेड के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका x आएगा वो 50 प्लस 50 आ गया 0, ठीक है। बट यहाँ पे हम चेंज ले रहे हैं तो मैं केवल चेंज को ले सकता हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस, तो मेरा ये टोटल, ये चेंज इन टोटल वैल्यू एडेड ये आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडेड में मैं टोटल लिख देता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं वैल्यू एडेड निकाल रहा होता तो मैं ऐसे ही करता ना, ये जो मेरी टेबल दी हुई है इसमें चेंज कितना है 50, तो 50 प्लस 50 100 हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना चेंज इज 50, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ चेंज 50 है, यहाँ पे चेंज 0 था, यहाँ पे 20 था, ठीक है। लेकिन अगर मुझे चेंज का ही आंसर निकालना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट यही है कि मैं चेंज इन डिमांड इनटू इक्विलिब्रियम प्राइस कर दूंगा, तो ये हो गया चेंज इन वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन ओटीटी सर्विस ऑपरेटर, ठीक है। एन ओटीटी सर्विस ऑपरेटर हैज अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। ये कितना सब्सक्राइबर हमें बता रहा है 2000, व्हाट इट, और ही चार्जेस रुपीज 300, ही चार्जेस रुपीज 300, ठीक है। वो 300 पर मंथ चार्ज कर रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज सब्सक्राइबर बेस। अगर उसको अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है तो ही प्रपोजेस टू डिक्रीज द रेट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन, तो भैया उसको अपना रेट कम करना पड़ेगा। हिज असेसमेंट, वो कहता है कि भैया फॉर एवरी डिक्रीज इन ₹1 मंथली सब्सक्रिप्शन, अगर 1 रुपया वो कम करता है, हर 1 रुपया कम करने पे उसको एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, वुड सी का एडिशनल सब्सक्रिप्शन कितनी 10 एडिशनल, 10 उसको, मतलब 1 रुपया कम करने में 10 लोग ज्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका मतलब ये है। 2 रुपए कम करेगा तो 20 सब्सक्राइब कर लेंगे इंटू 10, ठीक है। तो 10, हर एक पे 10 एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगी। कंप्यूट द डिक्रीज इन सर्विस चार्ज एंड द न्यू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट वुड एनेबल हिम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कंप्यूट करना है कि सर्विस चार्ज में कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। कंप्यूट करना है कि सर्विस चार्ज में कितना डिक्रीज होगा एंड द न्यू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट वुड एनेबल हिम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल रेवेन्यू, कि उसका टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमाइज होगा, मतलब वो सर्विस चार्ज कितना डिक्रीज करे कि उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़े और उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो। मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है, ठीक है। एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग न्यू रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बेटा मैं इसी जगह पे करा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये जो मेरे पास खाली जगह है मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं और ये लास्ट ईयर का तो आया हुआ है, ठीक है। भाई मेरे पास जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। क्या रेट है इनटू क्वांटिटी, ठीक है। रेट प्राइस एक ही बात है, इनटू क्वांटिटी, ठीक है। कितने सब्सक्राइबर है, अभी प्राइस कितना है मेरा 300, प्राइस कितना है 300 इनटू व्हाट इज क्वांटिटी, तो मेरे पास 2000 सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर मैं प्राइस को चेंज करता हूं, डिक्रीज करना है, तो ये कह रहा है मुझे प्राइस को डिक्रीज करना है, रेट को डिक्रीज करना है, तो सपोज मैं एक्स को डिक्रीज करता हूं, ठीक है। मैं किसको डिक्रीज कर रहा हूं, एक्स को, तो यही बताना लगाना ना कितना डिक्रीज हो रहा है सर्विस चार्ज, मतलब सर्विस चार्ज मतलब प्राइस, प्राइस में कितना डिक्रीज करना है, ठीक है। अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा और कितने न्यू सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज करूंगा, तो न्यू सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन है ना, 2000 सब्सक्राइबर है, ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, सर ये इंक्रीज हो जाएगा 10x से, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है।
हर एक पे, इधर देख लो, हर एक पे 10, हर 1 रुपए पे 10 एडिशन सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा रेवेन्यू आ गया, दिस इज कॉल्ड माय रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू को लिखते हैं, तो रेवेन्यू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 6 लाख प्लस 3000 एक्स माइनस 2000 एक्स और ये माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आर हो गया, या जिसको हम आर एक्स भी बोल सकते हैं, आर वेयर इज वेरिएबल एक्स, ठीक है। समझ आ रही है? ये मेरा फंक्शन आ गया, इसको सॉल्व करके मैं इन दोनों को सॉल्व करके मैं 1000x लिख सकता हूँ, तो मन में मान लो 1000x, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, अरे भाई हर जगह लिख सकते हैं। चलो ये मेरा जो आर एक्स आ गया वो क्या आ गया, 6 लाख प्लस 1000x माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज आर डैश एक्स, व्हाट इज आर डैश, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 1000, ये हो गया माइनस 100, सॉरी माइनस 20x, तो ये कितना हो गया 1000 माइनस 20x। फिर हमारा क्या होता है, पुट आर डैश इज इक्वल टू 0, पुट आर डैश इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको 0 पुट करूंगा तो 1000 माइनस 20x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बताओ 20x उधर चला गया, तो 20x इज इक्वल टू 1000, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू होगी 50, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज 50। अब मेरे को मैक्सिमम मिनिमाइज करने के लिए r डबल डैश x निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई ये मैक्सिमम मिनिमम सिखा रखा है मैंने डिफरेंशिएशन में, ठीक है। r डबल डैश x निकाला, इसका डेरिवेटिव ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस 20, ये लेस देन 0। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन इज मैक्सिमम। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो r है वो क्या है, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 50, 50 पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये तो मुझे समझ आ गया कि भैया x 50 है, x मतलब जो मेरा प्राइस था उसको मुझे 50 से कम करना है, ठीक है। तो मेरा ये वाला जो आंसर है, डिक्रीज इन सर्विस चार्जेस 50, इसका आंसर 50 है कि मैं 50 से डिक्रीज करूंगा। और न्यू सब्सक्रिप्शन कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 10x था ना, ये इंक्रीज इन न्यू सब्सक्रिप्शन है, तो न्यू सब्सक्रिप्शन में इंक्रीज 10 इंटू 50 दैट इज 500, ठीक है। इंक्रीज इन न्यू सब्सक्रिप्शन इज 500, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब क्या कह रहा है ये, बताओ मैक्सिमम रेवेन्यू निकालो, जो नया न्यू रेवेन्यू आ रहा है, भैया आर एक्स में पुट कर दो, ठीक है। 50 की वैल्यू आर एक्स में पुट कर दो, दैट वुड बी योर न्यू रेवेन्यू, ठीक है। दैट वुड बी योर न्यू रेवेन्यू। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। और इसका जो आंसर, इसका आंसर पेज नंबर 12। देखो डिक्रीज इन मंथली सब्सक्रिप्शन मेरा 50 था, जो एक्स की वैल्यू आई थी, ठीक है। अब कह रहा है न्यू नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन, अच्छा मुझे लगा नए सब्सक्रिप्शन कितने हैं, ये नए सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा, जो नए ऐड हुए हैं। ये कह रहा है नए टोटल, अब टोटल नए बताओ, तो सर टोटल नए कितने हैं, 2000 तो पहले थे ही, प्लस 10 इंटू 50 500, तो ये मेरा आंसर 2500 है। मैं इसको समझ रहा था बस, बट ये कह रहा है न्यू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, आप समझ रहे हो, न्यू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, अब सब्सक्राइबर कितने हैं वो ये पूछ रहा है, तो 2500 होगा आंसर, 500 नहीं होगा। 500 तो न्यू एडिशन है, समझ आ रही है, न्यू एडिशन इज 500, बट टोटल न्यू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इज 2500। और मैक्सिमम रेवेन्यू मैंने आपको बताया था आर में डाल दो, ये पता लग गया x इज इक्वल टू 50 पे मैक्सिमम है, तो आर जो मेरा फंक्शन बना था उस पे ये वैल्यू 50 डालोगे तो ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 2 का ए कर लिया, हमने 2 का ए पार्ट कर लिया, अब हम 2 का ए का और कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट 2a का और, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज अ फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम फॉर मेंटेनिंग स्टॉक्स ऑफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट रिक्वायरमेंट।
द एनुअल डिमांड इज फॉर रुपीज इज फॉर यूनिट 12960। अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है ईओक्यू का, ये भाई 99% क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। ईओक्यू का कंसेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको ईओक्यू पूरा आ गया, तो ये मान के चलो एक क्वेश्चन आपका डन हो जाता है, ठीक है। ईओक्यू का ये क्वेश्चन है, इसको समझाने से पहले, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भैया एक कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, कि अगर सपोज ईओक्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि मेरे को कितनी क्वांटिटी चाहिए एक बार में लाने के लिए। जैसे सपोज मेरी टोटल, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, इससे मैं आपको समझाना पसंद करूंगा। सपोज आपको 5000 यूनिट्स चाहिए, कि मेरे को एक साल में 5000 यूनिट चाहिए होती है, ठीक है। मेरी दुकान रोहिणी में है और मेरे को चांदनी चौक से रॉ मटेरियल चाहिए 5000 यूनिट, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि मैं एक बार में 5000 यूनिट जाके ले आऊं, या मैं 2500 यूनिट एक बार जाके ले आऊं और फिर 2500 यूनिट दूसरी बार जाके ले आऊं। एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 1000 यूनिट 5 बार लेके आ जाऊं, 1000 1000 1000, फिर अगली बार जाऊं 1000, फिर अगली बार जाऊं 1000 यूनिट लेके आऊं, ठीक है। समझ आ रही है? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी देर आर मेनी मोर ऑप्शंस, कितने ही कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। 50 50 के करके आओगे तो 50 50 50, ठीक है। 50 × 100, आपको 100 टाइम्स जाना पड़ेगा। बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। कितने ही ऑप्शंस आप बना लो, गॉट इट। तो हर ऑप्शंस में ना कॉस्ट अलग होती है, ठीक है। कॉस्ट, 3 टाइप की कॉस्ट मिलके कॉस्ट बनती है। एक होता है, 3 टाइप की कॉस्ट मिलके कॉस्ट बनती है। एक होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होता है बेटा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट होती है वो मिलके बनती है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप एक बात को समझो, ठीक है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। फिर एक होती है टोटल परचेजिंग कॉस्ट, टोटल परचेजिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट। भाई आप जो रॉ मटेरियल खरीदोगे उसकी तो कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, है ना। प्लस जो माल आप खरीद रहे हो उसको रखने की भी कॉस्ट है, उसको स्टोर करना पड़ेगा ना, स्टोर करने के लिए गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है, ठीक है। और आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर मतलब भैया आप जाओगे लेके आओगे, फॉर एग्जांपल शिमला से आपका माल आ रहा है, तो भैया वहां पे शिमला में ट्रक भेजोगे, शिमला से ट्रक आएगा, बहुत जगह टोल टैक्स देना पड़ेगा, ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे, फ्यूल का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। फोन का खर्चा, फोन वोन करोगे, ये वो बहुत सारे खर्चे हैं, राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये हो गया। जाने आने का खर्चा मान लो, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट मतलब उसको स्टोर करने का खर्चा, जिसको स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। परचेजिंग कॉस्ट मतलब भैया दुकान वाले को भी तो पैसे दोगे, दुकान वाले को इससे थोड़ी लेना देना है, दुकान वाले तो इससे मतलब उस दुकान वाले को जो देंगे वो ये है, राइट। तो ये 3 टाइप के खर्चे होते हैं, समझ आ रही है? तो कॉस्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, राइट। इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये। सर इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट आपकी 100 रुपए की है, तो भैया 5000 यूनिट खरीदोगे, समझ आ रही है, एक साल में, तो खर्चा इतना ही है। इसमें इसमें 2 बार 5 2,500 रुपए करके पैसे दोगे, तो
2,500 इंटू 100, 2,500 इंटू 100 बात वही है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाले मैं ऑप्शन चूज करता हूं तो इसमें मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि भैया साल में एक बार जाना है बस, समझ आ रही है, साल में एक बार जाना है, तो ये कम है इस वाले केस में। इस वाले केस में कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? 5,000 यूनिट को रखने के लिए मुझे बहुत बड़ा गोडाउन किराए पे लेना पड़ेगा, समझ आ रही है, तो ये मेरे लिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो? ये तो सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसमें, इस केस में क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, सॉरी आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक ही बार जाना था, यहाँ 2 बार जाना पड़ेगा भाई, शिमला जाना है 2 बार, क्लियर है? तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ये वाली कॉस्ट बढ़ गई, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा गोडाउन किराए पे लेना था, यहाँ पे आपको छोटा गोडाउन किराए पे लेना पड़ेगा, कम किराए वाला, ठीक है। परचेजिंग कॉस्ट सेम रहती है, तो परचेजिंग कॉस्ट तो 2,500, आप वही वाली बात है, 5,000 के एक बार पैसे दे रहे हो, या 2,500 के 2 बार दोगे। इसमें क्या हो गया, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ एक बार जाना पड़ रहा था शिमला, यहाँ 2 बार जाना पड़ रहा है, 5 बार जाओगे तो भाई ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई, क्योंकि 1,000 यूनिट है, वो उसके लिए तो मेरे को एक छोटा सा कमरा ही चलेगा, राइट। परचेजिंग कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये 1,000 5 बार करके देना है तो वो तो देना ही है, राइट। सेम ये वाला कंसेप्ट क्या है भैया, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। मतलब हो सकता है मुझे किराया पे लेना ही ना पड़े, मैं अपने घर पे जो छत पे रूम बना हुआ उसी पे रख लूंगा, ठीक है, समझ आ रही है। परचेजिंग कॉस्ट सेम रहती है। तो आपको ये बात समझ आ गया। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है कि भैया ईओक्यू निकालो। सर ईओक्यू क्या? ईओक्यू का मतलब होता है कि ये बहुत सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इकोनॉमिकल पड़ेगा सबसे, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर। कौन कितना ऑर्डर करूं कि वो सबसे इकोनॉमिक पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस ईओ क्यू मतलब कौन सा ऑप्शन कि 5,000 का ऑर्डर करूं, या 2,500 वाला ऑर्डर करूं, या 1,000 वाला ऑर्डर करूं, या 50 वाला, कौन सा ऑर्डर करूं जो मेरे लिए सबसे इकोनॉमिक रहेगा, जिसमें तीनों का जो टोटल है वो मिनिमम आ रहा है, समझ आ रही है। इस पे ये बहुत ज्यादा, बहुत कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, ऐसे इस पे कुछ होगा, तो मैं सबका सबका आंसर निकाल के देखूंगा, जिसमें जिसका आंसर सबसे कम आ रहा है वो मेरे लिए बेस्ट है भाई। क्योंकि हमें कोई इसके खर्चे से थोड़ी लेना देना है, हमें कोई अकेले इसके खर्चे से थोड़ी लेना देना है, हमें कोई इसके खर्चे से थोड़ी लेना है, हमें तो तीनों का टोटल खर्चे से लेना देना है भाई, समझ आ रही है। तो दैट ऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझो, जैसे जो मैंने बोला था 5,000 यूनिट खरीदनी है मुझे साल में 12,960 यूनिट चाहिए, मुझे साल में 12,960 यूनिट चाहिए। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50, कॉम्पोनेंट कॉस्ट मतलब परचेजिंग कॉस्ट इज ₹100। ध्यान रखना अलग अलग नाम है, तो नाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंड द फैक्ट्री हैज इंप्यूटेड 10% एज इन्वेंट्री कैरिंग रेट, मतलब जो मैं स्टोर कर रहा हूं, तो हर यूनिट को स्टोर करने का मतलब उसके 10% उसकी कॉस्ट स्टोरेज पे आ रही है, पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द फॉलोइंग। पहले हमें निकालना है ईओक्यू, ठीक है। अब ईओक्यू निकालना है यूजिंग कैलकुलस। चलो इस बात को पहले हम समझते हैं, बाकी जो बातें हैं वो बहुत इजी है, वो बहुत प्यार से निकल आएंगी, ठीक है। चलो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। किस पे चलते हैं? इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैं इसको समझाता हूं, समझाना मेरा मेन काम है भाई, समझ लेना ध्यान से। लेट ईओ क्यू बी, इसको क्यू या एक्स बोला है, ठीक है। लेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बी एक्स, क्यू और एक्स एक ही बात है, तो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करा हुआ है, एक्स लेंगे, ठीक है। देन द टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल परचेजिंग कॉस्ट बताई। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने में इतने रुपए लग रहे हैं, प्लस ये वाला प्लस ये है, ठीक है। ये
कैरिंग कॉस्ट हो गई, ये परचेजिंग कॉस्ट हो गई। समझो ध्यान से, अरे भाई साल में 12,960 यूनिट चाहिए, ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपए, तो भाई दुकान वाले को तो इतने रुपए देने पूरे साल भर में। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, दिस डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब अगर सपोज मैं जो एक्स ये माना था, तो डिवाइड बाय एक्स कर दूंगा कि इतनी बार मुझे जाना पड़ेगा। आप समझो, मैंने एग्जांपल दिया ना 5,000, अगर मुझे, अगर सपोज मेरी ईओक्यू, सपोज मैं 1000 यूनिट लेके जा रहा हूँ एक बार में, तो मेरे को कितनी बार जाना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो 5 बार जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार जाना है, इतनी बार। और एक बार जाने के कितनी कॉस्ट लगती है, 50, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 पर ऑर्डर, एक बार जाने के 50 रुपए लगेंगे, तो कितनी बार जाना है, इतनी बार। समझ आ रही है। और कितनी, एक बार जाने कितना खर्चा है, 50। फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 हो, 50 लाख हो, यू नेवर नो, तो 50 रुपए मान के चल रहे हैं, ठीक है। सर कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, भैया 100 रुपए है, उसका 10% ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट थी, और उसको साथ में एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। सर एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है डिवाइड बाय 2। अब सर ये क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात हमें समझ नहीं आई, ये क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, इसको तो आप याद कर लेना, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। जब नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें बिल्कुल डिटेल में 1 घंटे का कंसेप्ट है, उसको डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा। अभी आप याद कर लो कैरिंग कॉस्ट क्या है, 100 रुपए का 10% स्टोरेज कॉस्ट थी, कैरिंग कॉस्ट थी, इनटू x/2 करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने x माना था उसको डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें कंपोनेंट मिलके आपका ये बन गया, ये क्या बन गया, C, ठीक है। इसको CX बोलेंगे, CQX एक ही बात है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, ठीक है। डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, जो x की वैल्यू है, ये x² आया इतना, तो x की वैल्यू कितनी आई, 360। x की वैल्यू कितनी आई, 360। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब एक्चुअली 360 इधर पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव और 360 का क्यूब भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम हो गया। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इज मिनिमम, तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन था क्या था, ये c, तो ये CQ क्या हो गया, Q क्या हो गया, मिनिमम हो गया, हेंस EOQ। इसका मतलब कॉस्ट मिनिमम जब होती है तो वही मेरे लिए क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ आई, ठीक है। x मेरे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी, तो वही मेरा 360 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट कह रहा था भैया टोटल कॉस्ट निकालो। अरे भाई टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये मेरा CQ ये फंक्शन था ना, ये मेरा C वाला फंक्शन था, इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा x की वैल्यू, तो मेरे टोटल कॉस्ट आ गई। कह रहा ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, तो कितनी बार आपको जाना पड़ेगा, अरे भाई 12,960 यूनिट साल में चाहिए आपको, एक बार पे लेके आओगे 360, तो कितनी बार आपको जाना पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे, 36 बार। इसका मतलब ये है, तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ क्या हो गया, ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। फिर आता है ऑप्टिमल इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर्स, ठीक है, कितने कितने टाइम के बाद जाना है। फॉर एग्जांपल 5,000 वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे को 5,000 ऑर्डर चाहिए एक साल में, और मैं 2,500 करके ले रहा हूँ, कितनी बार, कितने इंटरवल पे जाना है, 6-6 महीने बाद। समझ आ रही है। अब ये कह रहा है कि मेरे को भाई कितने इंटरवल के बाद जाना है, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर क्वेश्चन में दिया 360। सर 365 होता है भाई, क्वेश्चन ने कहा सिंप्लीफाई करने के लिए 360 ले लो, पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। 360 डिवाइड बाय 36 बार जाना है, तो इसका मतलब 10-10 दिन बाद जाना पड़ेगा। समझ आ रहे, 36 बार जाना है मेरे को साल में, इसका मतलब हर दूसरा ऑर्डर 10 दिन बाद लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज द सप्लायर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ D%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज जो डिस्काउंट है, मैं कितना डिस्काउंट दूं कि EOQ नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं एक बार में 6480 लेके आऊं, मैं एक बार में 6480 लेके आऊं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कितना मुझे, देखो अब 6480 लेके आऊंगा तो सस्ता तो नहीं पड़ेगा ना,
ईओक्यू से महंगा ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि अगर मैं कितना डिस्काउंट इस पे ले लूं, मैं अपनी कॉस्ट में कितना डिस्काउंट दुकानदार से ले लूं कि मेरा जो ईओक्यू पे कॉस्ट आ रही थी, ईओक्यू था 360 की हर बार जाके 360 यूनिट लेके आऊं, समझ आ रही है? तो मैं कितनी बार जाऊं, तो मैं आपका ईओक्यू 360 आया था ना भाई, तो मैं कितनी, मैं एक बार में ना 6480 लेके आऊंगा, तो मैं दुकानदार से कितना डिस्काउंट ले लूं कि ईओक्यू पे जो मेरे को कॉस्ट पड़ रही थी इस पे भी वही टोटल कॉस्ट बराबर आ जाए। ठीक है, तो सर इस पे मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मेरा जो मेन फंक्शन था ये था ना, देखो ये था, ठीक है, 1290 डिवाइड बाय एक्स। अब मैं कर रहा हूं 1290 डिवाइड बाय 640, ठीक है, 1290 डिवाइड बाय 640, ठीक है, एक्स के वाले 640 डाल दिया, 50 एज इट इज है, ये एज इट इज है। उसके बाद ठीक है, आप इधर ध्यान देना, मुझे उम्मीद है कि ये शायद आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो मैंने डाल दी 6480, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम हो गया, ठीक है। सर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट 100 थी ना, ये 100 कॉस्ट थी, तो जहां जहां कॉस्ट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस डी अपॉन 100, क्योंकि वो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना भाई, जहां पे, दोबारा बता रहा हूं, जहां पे देखो यहाँ पे जो वो उस वाले आंसर को लिख रहा हूँ, ठीक है, उस वाले आंसर को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो जहां पे ये एक्स था वहां पे आ गया 6480, और जहां पे कॉस्ट है, कॉस्ट ये है और ये है ना, तो कॉस्ट के साथ ये जो 100 है ना, 100 के साथ लिख देंगे 1 माइनस डी अपॉन 100, ये डिस्काउंट है। ऐसे ये जो 100 है इसके बदले लिख देंगे 100 इंटू 1 माइनस डी अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि वो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, अब माइनस करोगे ना तो ये वैल्यू कम होगी, हमें डी चाहिए, डिस्काउंट रेट चाहिए, समझ आ रही है? तो आप ये देख लो कि ये जो मेरा सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन मेरा ये बन जाएगा, दिस डिवाइड बाय 6480, दिस, और ये कॉस्ट थी उसके साथ 1 माइनस डी अपॉन 100 आ गया, इधर भी कॉस्ट 100 थी, ये इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, ये 1 माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया, देखो सॉल्व, शायद सॉल्व करना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे, इन दोनों में ये दो टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म है ना, इन दोनों में 1 माइनस डी है, कॉमन आ गया, ठीक है, तो अंदर वाली चीजों को लिख देना, ठीक है, और ये अलग है, इसको सॉल्व करके ये 100 आया, ठीक है, आप देख रहे हो, ये 100 को ये इसको सॉल्व करके 100 आया, ये अलग लिख दिया, और इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, और अंदर ब्रैकेट में इसका प्लस इसका ये जो बच गया वो लिख दिया, ठीक है, सॉल्व किया, ये आ गया डी को, ठीक है, दिस वी विश टू फाइंड डी, ठीक है। अब ये है, इसकी वैल्यू 1299600 है, ठीक है। सर वो कैसे 1299600 कैसे आई भाई? ये आई थी ना, अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट कितनी थी, सेकंड पार्ट में हमने निकाला था कि अगर मैं टोटल कॉस्ट में एक्स की वैल्यू 360 डाल दूंगा तो 1299600, तो मुझे कॉस्ट को तो सेम रखना ना, तो इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली कॉस्ट के इक्वल करूंगा, तो डी की वैल्यू आ रही है 2.1755, तो डिस्काउंट रेट इज 2.1755%। अगर मुझे इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हर यूनिट पे, तो मैं 6480 एक बार में लेके आऊंगा, दूसरी बार में 640 लेके ये लेके आऊंगा, तो मेरी कॉस्ट उतनी पड़ेगी जो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की पड़ रही थी, ठीक है। सो इट वाज सॉल्यूशन नंबर 2B, ठीक है, समझ आई? तो ये हमने 2B का सॉल्यूशन किया। अब आते हैं पेज नंबर, हाँ, EOQ, सॉरी, ये 2A का सॉल्यूशन था, राइट, 2A का और था। अब हम 2B पे चलेंगे और फिर 2B के और पे चलेंगे, ठीक है। अब वहां पे चलने से पहले मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।
और कमेंट में जरूर बताना कि थोड़ा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू, बाय।